आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। अतीक और अशरफ की हत्या पर हर तरफ से राजनीतिक रिएक्शन भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन, बवाल मचा हुआ है और आम लोगों में भी चर्चा खूब गर्म है, खूब बहस हो रही है। सही हुआ, गलत हुआ, पुलिस की नाकामी है, सरकार का फेलियर है, किसने मरवाया। लेकिन आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के दो वकील हैं। आज कानून की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, इस तरह के मामलों में कानून क्या कहता है, और क्या अब यूपी पुलिस मुश्किल में आ गई है। मेरे साथ विकास सिंह हैं और अश्विनी दुबे। विकास जी, आपने जब ये खबर सुनी, जब 10:35 ये खबर आई थी, तो एक वकील के नाते आपको क्या क्या सवाल आपके मन में आए? देखिए मानक जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीक के बेटे का भी जब एनकाउंटर हुआ तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन था कि आई एम अगेंस्ट दिस थ्योरी ऑफ एनकाउंटर। लेकिन अगर पुलिस के ऊपर कोई हमला करेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी, जवाबी कार्रवाई करेगी। वो बात तक तो थी असद तक। लेकिन जब रात को 10:30 बजे मैं कहीं एक जगह से वापस आया और ब्रेकिंग न्यूज 11 बजे देखी कि अतीक का पुलिस स्टेशन से ले जाकर के अगर वो जब मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लेके गए, तो मुझे एक बड़ी आश्चर्य रूप बात ये लगी कि आप गाड़ी से उतार करके उनको पैदल रास्ते से ले जाकर के आप उनको अस्पताल के कॉरिडोर तक लेकर के जा रहे थे, और उस बीच में जब किसी ने इतनी पास आकर के गोली मारी तो मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और ये लगा कि कहीं ना कहीं पुलिस की एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। अब वो पुलिस की चूक किस गैर जिम्मेदार थी, या वो केपेबल नहीं थे, या कहीं और कोई मोटिव अगर पिछले 24 घंटे से लगाए जा रहे हैं या अटकलें लगाई जा रही हैं, तो इसका स्पष्टीकरण मुझे लगता है कि अभी तक यूपी पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आया नहीं है ढंग से कि ऐसा क्या रीजन हुआ कि पत्रकार के रूप में 3 बदमाश उस घेरे इनर सर्कल तक पहुंच सके और हत्या को अंजाम दिया। बहरहाल उस हत्या का जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की कॉम्प्लिसिटी इस पूरे ऑफेंस में है तो मुझे लगता है कि ट्रिगर हैप्पी पुलिस नहीं हो सकती हमारे डेमोक्रेसी में। पुलिस जवाबदेही है, उनका काम आरोपियों को पकड़ करके न्याय प्रक्रिया के सामने लेकर के आना है, और अगर उनकी कॉम्प्लिसिटी कहीं भी किसी और अक्यूज के साथ पाई जाती है तो मुझे लगता है प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है विकास जी, कपिल सिब्बल तो देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक है और अब जाहिर है राजनेता भी हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ने अतीक और अशरफ की हत्या पर ट्विटर पर 8 पॉइंट्स लिखे हैं जिन्हें हम सवाल भी कह सकते हैं। सबसे पहला वो कहते हैं अतीक एंड अशरफ द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। वो एक जाहिर है राजनेता है तो आरोप भी लगाएंगे। फिर ऑड क्या क्या है इसमें, क्या क्या उन्हें गलत लगा, अजीब लगा। वो कहते हैं 10 PM फॉर मेडिकल चेकअप, यानी रात को 10 बजे आप मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं नो मेडिकल इमरजेंसी, जाहिर है दोनों ठीक ठाक थे। तीसरा कह रहे हैं मेड विक्टिम्स वॉक, उनको मतलब आप चलाकर ले गए गाड़ी से निकालकर। फिर कहते हैं ओपन टू मीडिया, मीडिया को आपने खुली छूट दे दी कि आकर उनसे बात कर लें। फिर पांचवा, क्या असैसिन्स जो थे अननोन टू ईच अदर एट द स्पॉट, मतलब क्या एक दूसरे को जानते नहीं थे जब वो वहां पर आए थे। फिर वो कह रहे हैं कि उनके पास इतने महंगे वेपन्स कहां से आए, 7-7 लाख रुपए के, और उनके ये पेशेवर मुजरिम लग रहे थे जिनको गोली चलाना बड़े अच्छे से आता था। सोफिस्टिकेटेड पिस्टल उन्होंने बहुत बढ़िया इस्तेमाल की, बढ़िया से मेरा मतलब बहुत पेशेवर तरीके से इस्तेमाल की, और फिर उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। और पुलिस उसके बाद जाहिर है और भी सवाल है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या आप भी शेयर करते हैं कपिल सिब्बल के ये सारे शक जो उनके मन में आ रहे हैं? मानक भाई, अगर अभी आपने मैंने जो शुरुआती दौर में कहा, कुछ पॉइंट तो मैंने उसमें कवर किए, जैसे कि उनको पैदल क्यों चलाया गया, उन्हें उस घेरे तक क्यों लेकर के आए। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें जो उठ करके आ रही है कि जो पिस्टल से फायरिंग हुई वो तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए की थी। अच्छा, आप ही के चैनल में और भी चैनल में पिछले 24 घंटे में दिखाया गया कि आरोपियों के जो परिवार जिस स्टेट ऑफ सोसाइटी से वो आते थे, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो इतने महंगे वेपन्स को अफोर्ड कर सकते थे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगी कि जब इन आरोपियों को पेश किया गया मैजिस्ट्रेट के सामने, तो जुडिशियल कस्टडी में क्यों भेजा गया, उस
कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करने के लिए पुलिस रिमांड की आवश्यकता थी, उस इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता थी, उन तीनों आरोपियों से इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता थी कि आप इस कॉन्स्पिरेसी के भागीदार कैसे बने, ये वेपन्स कहां से आए, या कोई एक बहुत बड़ी साजिश इन दोनों कत्लों के पीछे थी। तो मुझे तो एक बहुत बड़ा आश्चर्यपूर्ण बात यह भी लगी कि जो इनको पहले दिन ही मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जो इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, क्या उस वक्त पुलिस ने इनकी पुलिस कस्टडी मांगी या नहीं मांगी, पुलिस रिमांड मांगी या नहीं मांगी, या कह दिया कि आप इन्हें जुडिशियल कस्टडी, क्योंकि 10 घंटे की भी तफ्तीश नहीं करी गई और पुलिस का ये वक्तव्य आ गया कि ये तीनों आरोपी बहुत फेमस होना चाहते थे। तो 10 घंटे की शुरुआती दौर की इन्वेस्टिगेशन में अगर अक्यूज कुछ ऐसा कह भी रहा है तो बहुत गलेबल ट्रुथ लेकर के पुलिस उस बात को मानती नहीं है। पुलिस जब तक अपनी तरफ से तफ्तीश नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, या ये देखती है कि अक्यूज मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में 10 घंटे में कि उन्होंने कहा कि हम फेमस होना चाहते थे और पुलिस ने बड़ी गलेबल होकर के उस थ्योरी को मान लिया और अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और कोई वक्तव्य नहीं दिया, तो मुझे ये उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उत्तर प्रदेश पुलिस पे लगता है। ओके अश्विनी दुबे, आपके मन में भी कुछ सवाल उठे क्या अश्विनी दुबे? या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है इस हत्या के बाद? अभी तक सारे सवालों के जवाब मिल गए? नहीं, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक मैं विधि का विद्यार्थी होने के नाते किसी निर्णय पर नहीं पहुंचूंगा। निर्णय यह है कि पुलिस अभिरक्षा में किसी की मौत होती है तो उसकी जब इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी के दौरान यह समझ में आएगा कि किन पुलिस वालों की वजह से या किस स्टेट स्पॉन्सर्ड ये हत्या हुई या किसके शह पर यह हत्या हुई। तब तक ये कहना वीडियो फुटेज के आधार पर और प्राइमा फेसी व्यू बनाना, मैं समझता हूं कि ये प्राइमा फेसी व्यू बनाना मीडिया का काम हो सकता है, बट एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते मेरा काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, अभी आप किसी की चर्चा कर रहे थे, उनके अपने स्टेटमेंट हो सकते हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट भी दे सकते, पर मैं सिर्फ लीगल स्टेटमेंट। देखिए, पुलिस अभिरक्षा में मौत बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस हैं, उच्चतम न्यायालय में जस्टिस आरएम लोढ़ा, जस्टिस रोहिंटन नरिमन की गाइडलाइंस हैं। साथ ही साथ ये भी है कि भारत के इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 46 यह भी कहता है कि आत्मरक्षा में पुलिस को अगर गोली चलानी पड़े तो पुलिस गोली चला सकती है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू, अगर आप माफिया अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या हुई, कहां से वेपन आया, क्या उसमें पुलिस का हाथ था या उसमें किसी स्लीपर सेल का हाथ था, या कोई ऐसा व्यक्ति उसमें जिसका नाम ले रहा था, नाम लेने वाला था, वो इन्वॉल्व हो, वो नहीं चाहता कि पब्लिक डोमेन में। ये सारी परिस्थितियां जांच का विषय है। दूसरा, रिफॉर्म्स जरूरत है इस बात के लिए कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो डिलेड प्रोसिक्यूशन है, डिलेड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए 1860 से अब तक जो अंग्रेजों का बनाया कानून है, उसको बदल करके आज के हिसाब से रिफॉर्म्स लाकर अगले 100 साल के लिए तैयारी की जाए, उसको करने की जरूरत है, ताकि किसी भी व्यक्ति की जो प्रतिबद्धता है वो प्रतिशोध के बजाय जुडिशियरी में रहे। इसके लिए भी मैं कानून का विद्यार्थी होने की बात कहूंगा। विधि आयोग ने भी, मैं क्यों कहता हूं कि इनेक्शन ये स्टेट के पार्ट पर है, स्टेट पार्ट पर इसलिए है कि लॉ कमीशन ने अपने 113वीं 152वीं रिपोर्ट में कहा कि इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 भी जोड़िए जो पुष्टि के भार को बदल दे, और जब अगर पुलिस की संरक्षकता के दौरान कोई चोट आए तो यह मान लिया जाए कि उस व्यक्ति की देखभाल करने वाले पुलिस अधिकारी ने इसी किया है। यह प्रस्ताव अभी तक संसद द्वारा नहीं लिया गया। 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र चावला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो पीड़ित है उसके संरक्षण योजना की पुष्टि की थी और यह कहा था कि इसकी आवश्यकता आज है। परंतु आज अगर हम देखें तो आज भी वही स्थिति आती है। आप देखिए मानक भाई, एक मैं एग्जांपल दूंगा। 2019 में आप बहुत बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं आप। 2019 में एक डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी, गैंगरेप का मामला था। समाज के दबाव में और सोशल सोसाइटीज के दबाव में, पब्लिक के दबाव में पुलिस ने वाहवाही लूटने के लिए चारों अभियुक्तों को मारा।
और चारों तरफ सराहना हुई पुलिस के काम। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वीएस सुरपुरकर की कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें ये आया कि ये चारों तो उसमें आरोपी थे ही नहीं। ऐसी परिस्थितियों में जो ट्रायल है वो ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंगारू कोर्ट्स, कंगारू कानून व्यवस्था, नक्सलियों की न्याय व्यवस्था, भारत का जो विधि का शासन है उसकी इजाजत नहीं बिल्कुल देता। सही है। और अश्विनी भाई, इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना, यूपी पुलिस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है ना। अब कोर्ट में जुडिशियल कमीशन बना दिया वो एक अलग बात है, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, पिटिशन लग चुका है, और जाहिर है यूपी में लोकल कोर्ट्स भी हैं, हाई कोर्ट भी है। ये मामला जरूर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और खूब डांट पड़ने वाली है ना यूपी पुलिस को। कपिल सिब्बल के सवाल हो सकता है उसमें से कुछ सवाल राजनीति से प्रेरित हों, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल आम आदमी के मन में भी हैं। आप जवाहर बाग का कांड आपको याद है मानक भाई, मथुरा का? हाँ, एक एडिशनल एसपी की हत्या हुई थी, दुबे थे, द्विवेदी थे। आज तक क्या आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं सबमिट हुई है? इन्वेस्टिगेशन उस मामले में नहीं हुआ है। आज तक सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय ने उनकी विक्टिम की जो डिसीज एडिशनल एसपी थे उनकी पत्नी की तरफ से पिटीशन भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में होगा। तो ये एजेंसीज कितना कोर्ट के दबाव में काम करती हैं, ये अगर होता तो मैं समझता हूं तो अतीक अहमद जैसे लोगों का अब तक कब का जजमेंट आ चुका होता। आज 44 साल से जो व्यक्ति अपराधी हो उसको किसी केस में सजा नहीं हुई, वो किसका आपने जब वो वीडियो देखा कैमरे पर लाइव हत्या का, आपको ये नहीं लगा कि ये कौन लोग हैं? अचानक आए, मीडिया के भीड़ में से निकले, गोलियां चलाई ठाएं ठाएं ठाएं, और उसके बाद फौरन उन तीनों ने सरेंडर भी कर दिया, और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई, जवाबी फायरिंग। वो पुलिस जो एनकाउंटर के लिए खुद की पीठ थपथपाती है, कोई जवाबी कार्रवाई ही नहीं हुई। क्या ये सवाल आपके मन में भी आया? बिल्कुल लगा, क्योंकि एक सेट ऑफ अपराध को खत्म करने के लिए, एक सेट ऑफ माफिया को खत्म करने के लिए दूसरे सेट ऑफ अपराध को, दूसरे सेट ऑफ माफिया को, दूसरे सेट ऑफ अपराधी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पुलिस की यह भी जरूरत थी कि जो वहां पर जिम्मेदार मीडिया के लोग थे उनकी भी रक्षा करें। उनकी रक्षा करना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि वहां जो आम आदमी है उस आम आदमी को चोट नहीं लगे। ये परिस्थितियां जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी में आएंगी। फिर भी मैं यह कहता हूं कि इस तरह के एनकाउंटर्स विधि की व्यवस्था के खिलाफ हैं, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हैं, लॉ ऑफ रूलर के फेवर में सर्टेनली। ओके। और विकास जी, ये जो तीनों आरोपी हैं जिस पर आप पहले ही कह रहे थे कि इनको तो रिमांड में लेना चाहिए था, पूछताछ और चलनी चाहिए थी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए, अब ये जुडिशियल कस्टडी यानी जेल चले गए, और कैमरे पर इनके सारे सबूत हैं, बाकायदा गोली चलाते हुए कैद हुए, सरेंडर करते हुए, पूरे सोशल मीडिया में सब जगह वीडियो सबूत के तौर पर, और ये पहला सबूत होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सबूत होगा। इनके छूटने का तो अब कोई चांस नहीं है ना, इनको तो मतलब सजा जरूर मिलेगी कोर्ट से। कि सामने टेलीविजन पे उन्हें शूटिंग करते हुए आ गए, बात वो नहीं। मैं जो महत्वपूर्ण बात ये कह रहा था कि इसके पीछे किस लोगों की साजिश है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस इकोनॉमिक स्टेटस से ये तीनों अक्यूज उठ करके आ रहे हैं, और जो काइंड ऑफ वेपन जो उनके पास थे, 5 से 7 लाख रुपए की पिस्टल उनके पास थी, तीनों अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, तीनों एक दूसरे से अननोन है। तो किन लोगों ने साजिश रची, कौन इनको लेकर के आया, किसने इनको रुपया पैसा दिया, किसने इनको हथियार दिए, वो बात आप पुलिस रिमांड में रख करके इन्वेस्टिगेशन के तहत ही आप पता कर सकते हैं। पहले दिन ही जुडिशियल रिमांड में भेज देना और पुलिस का इनके लिए पुलिस रिमांड ना मांगना, ये भी संदेह के घेरे में आती है बात। ओके। और आपको पुलिस की थ्योरी पर यकीन है अभी तक? क्योंकि जो पुलिस कह रही है अभी तक, जो कह रही है उस पर यकीन है? नहीं मानक कि एकदम एक अक्यूज आकर के कि मुझे फेमस होना था इसलिए मैंने ये कर दिया, ऐसी स्टोरीज आना, प्लांट होना, फिर अपने बयानों से पलट जाना, ये हम निरंतर कोर्ट में रोज देखते हैं। तो और जब तक सस्टेन्ड इंटेरोगेशन ना हो, मुझे नहीं लगता कि पुलिस बहुत तह तक पहुंच पाएगी। शुरुआती दौर पे कि अगर अक्यूज के स्टेटमेंट को ही मान करके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाए या पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट ना करे, मुझे लगता है ये इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर नहीं होता। ओके। विकास जी, आपने, मुझे पता है ये थोड़ी देर पहले खबर आई है, पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी, अतीक अहमद के जो वकील हैं विजय मिश्रा, उन्होंने बताया है कि एक चिट्ठी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करने वाले हैं, और इस चिट्ठी में अतीक ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी, और उसमें कई नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के नाम भी लिए हैं। तो मौत के बाद इस तरह की चिट्ठी की कोई लीगल वैल्यू होती है क्या?
देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चिट्ठी अगर आई है तो इसको कोर्ट एक डाइंग डिक्लेरेशन की तरह भी मान सकता है, मतलब, और उसको फिर बिल्कुल 100% उसकी ट्रुथ वेरासिटी को लाने के लिए इन्वेस्टिगेशन और कोलैबोरेटिव जो मटेरियल होगा उसकी साथ में लिया जा सकता है। अगर उस चिट्ठी में कोई रिवीलिंग फैक्ट्स हैं और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जरूर किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को वो चिट्ठी दे सकती है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेट करिए और इसकी तह तक पहुंचिए। ओके। अश्विनी दुबे, आपको लगता है ये तीनों अब इनको कड़ी से कड़ी सजा जरूर होगी, या आपको लगता है कि समय के साथ हो सकता है ये केस भी पुराना पड़ जाए, लोगों की मेमोरी भी, आपको पता है पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, और किसी तरह से कानून के शिकंजे से बच सकते हैं क्या ये तीनों आरोपी? फ्री, फेयर, इम्पार्शियल, टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन अगर वहां पर अदालत में उसकी पैरवी करेगा और टाइम बाउंड मैनर में जजमेंट होगी तो निश्चित तौर पर इनको सजा होगी। लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस और प्रूविंग द एविडेंस, ये तीनों जो फैक्टर्स हैं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के, वो इंपॉर्टेंट है। और इन सारे एविडेंसेस को गैदर करने का, प्रोड्यूस करने का और प्रूव करने के लिए निश्चित प्रयास करने का काम किसका है? वो काम उसी एजेंसी का है जिस एजेंसी के साथ जो है वो अतीक अहमद की हत्या हुई। मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से बढ़ूंगा। हमारे काबिल मित्र विकास भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही, डाइंग डिक्लेरेशन वाली। देखिए क्या है कि सुकेश चंद्रशेखर के चिट्ठी पर भी कितनी सारी रिविलेशंस पर आप देखिए कि क्या क्या कार्यवाहियां हो रही हैं। तो एक भी लाइन की जो जो चिट्ठी है, अगर कोर्ट चाहेगा और उसकी तह तक पहुंचना और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, दूसरे शब्दों प्रोसीड ऑफ मॉनिटरी लेने के बजाय जो जो क्राइम का चेन है वो अगर कोरोबोरेट होता है और एविडेंस एक दूसरे से मेल खाते हैं तो निश्चित तौर पर पीछे के जो लोग हैं उनको सजा होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ गिमिक है, इसलिए कि गिमिक लिख दिया भाई एक चिट्ठी है, तो वो चिट्ठी, उसकी सत्यता अदालत की कसौटी पर कितनी खरी उतरेगी वो आने वाले दिनों में तय। ओके, एक सवाल और। विकास जी, आपको लगता है ये इस हत्या का पूरा सच कभी सामने ना आ पाए, अतीक और अशरफ की हत्या का? सत्ता के गलियारों की बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं, उनके पीछे के जो राज होते हैं, जो राज ऑफ द पैलेसेस, राज ऑफ द पावर जो होती है, वो आम आदमी को शायद कभी पता ही नहीं चल पाता कि इसके तह पे तह के नीचे और तह और तह के नीचे और तह। क्योंकि जिस तरह से रात को 10:30 बजे जो आपको मालूम है कि दो अक्यूज आपके साथ और सजा याफ्ता अक्यूज आपके साथ जा रहे हैं और आपने किस तरह की प्रिकॉशंस रखी, वो अपने आप में ही एक बयान कहानी बताती हैं। तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहूं कि पता चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, मुझे लगता है कि आप भी शायद इस सवाल का जवाब जानते हैं और दुबे भाई भी बैठे हैं, वो भी इस बातों का सवाल का जवाब जानते हैं कि शायद ही हमें इसके पीछे की सच्चाई मालूम चलेगी। बहुत धन्यवाद विकास सिंह, अश्विनी दुबे, थैंक यू सो मच।